क्वेश्चन सेम, बिल्कुल सेम रहेगा। तुम दोनों में से किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। सो नेक्स्ट हेडिंग, एंगुलर इम्पल्स। रिकॉर्डिंग ऑन हुआ? ओके, सो नेक्स्ट हेडिंग, एंगुलर इम्पल्स। एंगुलर इम्पल्स, सबसे पहले बताओ इम्पल्स क्या था? व्हाट वाज इम्पल्स? या फिर इम्पल्सिव फोर्स क्या था? व्हाट वाज इम्पल्स? A एनीवन large डेफिनेशन? amount of force applied for a very short period of time. ओके, इसमें और भी कुछ था? Sir, it leads to changing of direction, motion of the body. थोड़ा सा और भी एक और टर्म ऐड था। जरूरी नहीं है ना डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करे। चेंज इन मोमेंटम, थोड़ा सा और भी थोड़ा सा था कुछ। इम्पल्सिव फोर्स, एक तो था ए वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स, ए वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग फॉर अ Short period of time. एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। हाँ जाके देख, इसका क्या बोले हो? उसमें मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। नहीं, स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम टू प्रोड्यूस अ फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम। ऐसा ना हो कि उसका मोमेंटम इनफाइनाइट हो जाए। टू प्रोड्यूस अ फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स। मोमेंटम थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। पता चला कि इनफाइनाइट मोमेंटम भेज दी है, तो वैसा नहीं, इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स। ठीक है, इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स and the corresponding change in momentum was called impulse. Change in momentum is called impulse, right? जिसको हम लोग J से रिप्रेजेंट किए थे, and J equal to delta P. Fine. Yes, sir. हम लोग J को डिफाइन किए थे, J equal to ग्राफ कुछ ऐसा था, फोर्स वर्सेस टाइम का। फोर्स 0 0 0 कंटिन्यू 0 रहा, अचानक से एक पीक बना था और फिर वापस से 0 हो गया था, राइट? इस टाइप का, बहुत कम टाइम इंटरवल में बहुत ज्यादा फोर्स। और हम लोग बोले थे इम्पल्स इक्वल टू एरिया अंडर एफ टी कर्व, दैट इज इंटीग्रल ऑफ एफ डी टी, और दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम, राइट? इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो रोटेशन में इम्पल्स की जगह किससे हम लोग चेंज करेंगे? रोटेशन में रोटेशनल इक्विवेलेंट विल बी एंगुलर इम्पल्स, राइट? एनीवन एंगुलर इम्पल्स कैसे देंगे? जैसे टॉर्क क्या किए थे हम लोग, आर क्रॉस एफ, तो वैसे ही हम लोग एंगुलर इम्पल्स को कैसे डिफाइन करेंगे? आर क्रॉस जे, राइट? इसको मैं प्रूफ कर देता हूँ। So this was impulsive force and it produced a finite change in linear momentum. So next is angular impulse. It's a corresponding term. Angular impulse, इसका एज सच कोई सिंबल नहीं है, जैसे वहां पर हम लोग जे यूज कर रहे हैं अल्फाबेट। एंगुलर इम्पल्स का कोई सिंबल नहीं है, हम लोग डायरेक्टली आर क्रॉस
टाउ लिख दे देंगे, मतलब आर क्रॉस जे दे देंगे। तो हम लोग को पता है टॉर्क इज डीएल बाई डी टी। टॉर्क इज डीएल बाई डी टी, ये पता है ना हम लोग को। टॉर्क इक्वल टू, टॉर्क जो होता है दैट इज आई अल्फा। इसको हम लोग लिख सकते हैं, आई अल्फा को लिख दो डी ओमेगा बाई डी टी, और आई इंटू डी ओमेगा बन गया डीएल। सो टॉर्क इज डीएल बाई डी टी। या फिर हम लोग लास्ट क्लास में वो भी देखे थे कि अगर टॉर्क नहीं होगा तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व, वहां पे भी हम लोग देखे थे सेम। तो टॉर्क इज डीएल बाई डी टी। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, अरे प्रणव वो मीटिंग में, सर नहीं नहीं प्रणव राव नहीं, प्रणव हांडे, प्रणव एच, ठीक है ओके। टाउ इज डीएल बाई डी टी। यहाँ पर टाउ भी वेक्टर क्वांटिटी है, एल भी वेक्टर क्वांटिटी है, एंगुलर मोमेंटम। सो अगर मैं इधर ले आऊं, टाउ डी टी इज इक्वल टू डीएल इंटीग्रेट, तो हमारे पास बन जाएगा चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ टाउ डी टी, और इसी को हम लोग बोलते हैं एंगुलर इम्पल्स। So change in angular momentum, delta L is change in angular momentum. Change in angular momentum. टॉर्क का इसका सिंबल सेम है, टॉर्क और किसका? मतलब इसका जो टॉर्क का symbol टाउ है, टॉर्क का ये टाउ है। इम्पल्स का कोई, एंगुलर इम्पल्स का कोई सिंबल ही नहीं है। ये जो L है दैट इज एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर इम्पल्स का कोई सिंबल नहीं है, हम लोग उसको डेल्टा L रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। और दूसरे कौन से सिंबल में कंफ्यूज हुए हो? ये L है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। देखो हमारे पास क्या बन गया, डेल्टा L इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ टाउ डी टी, दैट इज टाउ को मैं क्या लिख सकता हूँ, टाउ इज आर क्रॉस एफ डी टी, और आर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रल ऑफ आर क्रॉस एफ डी टी को मैं जे लिख देता हूँ। तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम दिस इज इक्वल टू एंगुलर इम्पल्स। अच्छा यहाँ पे कंफ्यूज हुए क्या, एंगुलर इम्पल्स और डेल्टा एल, डेल्टा एल विल बी इक्वल टू, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एल विल बी इक्वल टू द एंगुलर इम्पल्स। अभी ठीक है ना? यस So angular impulse is r cross j, and this will be equal to change in angular momentum. सर ये एंगुलर इम्पल्स लिखा है आपने? हाँ angular impulse लिखा है। ओके सर। Angular impulse is equal to, जैसे linear impulse किसके बराबर होता था, change in linear momentum impulse जो था, तो angular impulse क्या होगा, change in angular momentum। अगेन angular momentum क्या, angular impulse क्या होगा, स्केलर या वेक्टर? वेक्टर। वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट है, वेक्टर क्वांटिटी। फाइन। क्वेश्चन, एक रॉड है ऑफ मास m एंड लेंथ l, मास m लेंथ है, ये यहाँ पे फिक्स है।
मैंने इसके इस वाले एंड पे यूनिफॉर्म ऑर्डर, इस वाले एंड पे जे इम्पल्स दिया। तो फाइंड फर्स्ट, इस पॉइंट के हिसाब से एंगुलर इम्पल्स भी जिस एक्सिस के अबाउट तुम बैठोगे उस पर डिपेंड करेगा। तो मैं टॉप मोस्ट पॉइंट में बैठ रहा हूँ, उस पॉइंट के हिसाब से फाइंड फर्स्ट एंगुलर इम्पल्स, सेकेंड ओमेगा ऑफ द रॉड just after impulse is applied. अच्छा, जिस पॉइंट पे बैठ के एंगुलर इम्पल्स लिखोगे उसी पॉइंट पे बैठ के चेंज इन एंगुलर मोमेंटम लिखोगे। ऐसा नहीं कि अलग अलग पॉइंट पे बैठ के लिखोगे, वो सब काम नहीं चलेगा। जैसे जिस पॉइंट पे बैठ के टॉर्क लिखे थे उसी पॉइंट पे बैठ के आई अल्फा लिखे थे, राइट। सिमिलरली जिस पॉइंट पे बैठ के हम लोग इम्पल्स लिखेंगे उसी पॉइंट पे बैठ के हम लोग चेंज इन एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे। इम्पल्स विल बी, अरे यार फिर से हैंग हो गया। और माइक सर अनम्यूट करके आपकी बता देना। आवाज में भी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। जस्ट अ मिनट रुको। अभी आवाज सही आ रही है? हाँ क्योंकि सब लोग माइक अनम्यूट कर सकते हैं ना, क्योंकि ये चैट नहीं देख पा रहा हूँ मैं, ये हैंग हो गया। माइक अनम्यूट हो रहा है? फाइन सर। सर ठीक आपकी है। आवाज दिक्कत दे रही है। सबको मेरी आवाज में प्रॉब्लम आ रहा है क्या? नो सर। प्रथम तुम्हारे एंड पे कुछ प्रॉब्लम है सर? ओके सर। ठीक है, यहाँ पर पहले वाला पार्ट कैंसिल क्या होगा? एंगुलर इम्पल्स अबाउट टॉप मोस्ट पॉइंट LG एलजे, डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन। हम लोग का यस एंगुलर इम्पल्स आर वेक्टर ये हुआ, दैट इज एल। सो एल क्रॉस जे, दैट इज आउट ऑफ द प्लेन, and omega of the rod just after impulse is applied. Lj is equals to change in angular momentum, that is ml square by 3 into omega. So omega क्या आ जाएगा? 3j by ml. एक बार कल वाला कोई क्वेश्चन देखना, उसमें हमने E इक्वल टू 0 वाला कोई ऐसा केस लिया था क्या लास्ट क्लास में? V स्पीड से आया, m मास का, और E 0 है, ये क्वेश्चन किया था क्या? हाँ उसका आंसर क्या आया था? लास्ट वाला रोटेशन 10 3v/4l नहीं, E इक्वल टू 0 वाला। हाँ सर, वो ऊपर किया था वो। हाँ, इक्वल टू 0, 3v/4l। नहीं, ओमेगा डैश नहीं, यहाँ पर स्टिक कर गया था ना कि इक्वल टू, ये स्टॉप वाला क्वेश्चन नहीं किया था ना, वहां पर रुक जाए, जस्ट ऐसा कुछ किया था कि वहां पर जाके हिट करके रुक जाए। नहीं शायद। हाँ सर किया था 3mv/ml आया था। वहां पर कौन सा क्वेश्चन था? 3mv by ml कैपिटल
3 MV by ml, ओके। Sir, और यहाँ पर last देखो क्या आंसर आया, 3 MV by ml। अगर ये ब्लॉक यहाँ पर रुक जाता तो देखो वहां पर भी जे को MV पुट करो तो आंसर सेम आ जाता। मैं वो क्वेश्चन वापस दोनों तरीके से डिस्कस करते हैं, या फिर कोई और क्वेश्चन दो तरीके से डिस्कस करते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा। जैसे मान लो क्वेश्चन, कोई भी एक रैंडम सा क्वेश्चन ले लेते हैं। लेट्स से ये एक रॉड है, ये सेंटर है, मास m, लेंथ l, यहाँ पे एक पॉइंट मास है, ये आया v स्पीड से m मास का, उससे टकराया और टकरा के वापस आया v/2 स्पीड से। ठीक है, क्वेश्चन इज फाइंड द angular velocity of the rod just after the impact, just after the impact। इम्पल्स के टर्म में सोचना पहले। विवेक, तुमने मल्टीपल लॉगिन किया है? ओके, सर वो सेंटर ऑफ मास पे हिट कर रहा है ना। हाँ सेंटर पे हिट कर रहा है। So 9 by 4 सही है। दूसरे तरीके से सॉल्व करो, एक इम्पल्स वाले से, एक एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से, दोनों से देखो तो आंसर सेम आ रहा है। सर इम्पल्स वाले से 9/4 है। ओके, और किसी का आंसर? हाँ, कैसे अप्रोच करें बताओ। एज्यूम कर ले कि वो जब आके टकरा रहा है तो जे इम्पल्स लग रहा है, तो लेट्स से इस रॉड पे जे इम्पल्स इस डायरेक्शन में लगा और बॉल पे जे इम्पल्स इस डायरेक्शन में लगा होगा।
इक्वल एंड अपोजिट, राइट? सो बॉल पे हम लोग क्या इक्वेशन लिखेंगे? इम्पल्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम फॉर बॉल या फॉर पॉइंट मास. फॉर पॉइंट मास, impulse equal to change in momentum, right? So initial momentum was mv in I cap, या फिर final minus initial कर देते हैं. So final momentum is minus mv by 2 in I cap minus initial momentum was mv in I cap. So impulse is equals to j is equals to 3 mv by 2 in minus I cap. तो अगर पॉइंट मास पे इम्पल्स माइनस आई कैप पे लगा है तो रॉड पे इम्पल्स किधर लगा होगा? प्लस आई कैप में, इक्वल एंड अपोजिट. तो जे का मुझे वैल्यू मिल गया. और अब रॉड का बात करो. फॉर रॉड इम्पल्स जो है वो जे है. तो अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट बैठ जाऊँ यहीं पे, तो हम लोग क्या लिखेंगे? एंगुलर इम्पल्स जो है जे क्रॉस एल बाई 2 इज इक्वल्स टू आई ओमेगा, राइट? तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, जे को पुट कर दो 3 mv by 2 into L by 2 is equals to ml square by 3 into omega. mm gets cancelled, ml gets cancelled, and omega equal to 9v by 4l. So वो point mass for एक परसेंट. हाँ, फॉर पॉइंट मास क्या होगा? फॉर पॉइंट मास का एंगुलर मोमेंटम तो है ही नहीं ना. मतलब अगर मैं एंगुलर, सॉरी, उस पर तो डायरेक्ट इम्पल्स लग रहा है ना. तो इम्पल्स विल बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, राइट? So change in momentum is final momentum minus initial momentum. So अगर वो v by 2 से वापस जा रहा है तो final momentum is minus mv by 2 in I cap, right? Minus initial momentum, इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, p final minus p initial. अब ठीक है. तो मैं आई जे में लिखा तो ज्यादा आसान हो जाएगा मुझे लिखना. वैसे इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग और कौन सा मेथड से कर सकते थे? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. कैसे? उससे करके देखो आंसर क्या आ रहा है. किसी ने किया क्या उस मेथड से? ये वाला ज्यादा अच्छा. ये वाला ज्यादा अच्छा है. क्यों? मुझे तो वो वाला ज्यादा अच्छा लगता है. उसमें कुछ भी नहीं करना है, इम्पल्स के बीच में लेके आना है जबरदस्ती. इम्पल्स ये वाला डिफिकल्ट नहीं लगता जल्दी हो है, जाता है. ये जल्दी हो जाता है. इनफैक्ट वो जो तुम लोग सेंटर ऑफ मास में सारे क्वेश्चंस किए होंगे, उसके भी दोनों मेथड्स है, मोमेंटम कंजर्वेशन और इम्पल्स से, दोनों से सेम आंसर आ रहा था. कुछ क्वेश्चन थे जो तुम डायरेक्टली, इनफैक्ट सारे ही क्वेश्चन कर सकते हो. इम्पल्स में बस वहां पर जब तुम लोग ये वाले क्वेश्चन किए हो, टेस्ट में भी आया होगा, ये 20 स्पीड से गिरा तो इन दोनों का स्पीड बताना था, याद है? हाँ. भूल गए? तो इस टाइप के क्वेश्चन को सिंपल से आसानी से हो जाता है. अगर इसमें मैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, सेम क्वेश्चन, मैं पूरे को सिस्टम मान लेता हूँ. रॉड प्लस बॉल, रॉड प्लस पॉइंट मास एज सिस्टम. मेथड 2, point mass system. So what was initial angular momentum? M R V. डायरेक्शन जो था R is ये, V is ये, out of the plane, right? Final angular momentum, ये ब्लॉक पीछे जा रहा है
तो m r v, बट इस बार डायरेक्शन जो है वो इनटू द प्लेन है, और रॉड का प्लस ml स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा, ओमेगा ऐसा अज्यूम कर रहे हैं, तो ये आउट ऑफ द प्लेन है। तो दोनों को इक्वेट कर दो, आउट ऑफ द प्लेन को पॉजिटिव मान लो लेट्स से, सो mvl/2 इक्वल टू माइनस, यहाँ पर v/2 आएगा, माइनस mvl/4 प्लस ml स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा। तो ये आ गया mvl बाई 2 प्लस mvl/4, दैट इज 3 mvl/4 इक्वल टू, इससे जल्दी आंसर आया। मुझे तो ये बेटर बेटर मेथड लगता है, तुमको जो भी अच्छा लगा तुम इससे कर सकते हो, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पर ऐसा भी हो सकता था, इंस्टेड ऑफ v/2 दिए वो e का वैल्यू दे देता, तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता इम्पल्स वाले मेथड से। यस नो, हो जाता, e का वैल्यू दिया होता तो। चलिए कर दिया होता तो फाइनल हाँ। वेलोसिटी निकाल लेते हैं तो इससे। हाँ, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच में एक रिलेशन निकाल लेते हैं, कल जैसा काम किया था ई वाले सर इक्वेशन। हाँ सर इसमें फाइनल में बॉल का मोमेंटम नहीं होगा। हाँ, मैंने ब्लॉक प्लस रॉड प्लस पॉइंट मास को सिस्टम माना ना, तभी तो तुम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो, अदरवाइज ये बॉल आके इम्पल्स लगा देगा ना वहाँ पे। सर फाइनल में बॉल का नहीं इंक्लूड है। इंक्लूड किया ना ये वाला टर्म, देखो मैं अगर इस ओके पॉइंट के सर। अबाउट ट्रिक लिख रहा हूँ तो ये तो प्योर रोटेशन में हो गया ना, इस एक्सिस के अबाउट, वो पॉइंट का विद वेलोसिटी 0 है तो प्योर रोटेशन में उस एक्सिस के अबाउट, राइट। ओके सर। डन। ओके, अब जो भी क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्लास में किए थे वो सारे क्वेश्चन एक बार इम्पल्स से सॉल्व करना। सारे क्वेश्चन को हम लोग इम्पल्स से सेम टू सेम, सारे क्वेश्चन इम्पल्स से डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। हाँ, तो एक बार सारे क्वेश्चन वापस से ट्राई करना। अभी एक ये क्वेश्चन ट्राई करो, क्वेश्चन लेट्स से ऐसा है, ये एक रॉड है ऑफ मास 2m, लेंथ l, यहाँ पे एक मास m है, ये v0 स्पीड से आके इस रॉड को हिट किया, यहाँ पे हिट किया। जस्ट आफ्टर, मुझे ऐसा दिया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 दिया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 दिया हुआ है, मुझे बताना है कि जस्ट आफ्टर कोलिजन हिंज कितना फोर्स लगाएगा रॉड पे। फाइंड द फोर्स, फाइंड द फोर्स applied by hinge, applied by hinge on O, O ये पॉइंट है, O जस्ट आफ्टर द कोलिजन। एक बार सोचो पूरा कैसा कैसे करेंगे। किसी भी मेथड से अप्रोच कर सकते हो।
यहाँ पर इन लिख लो इन वर्टिकल डायरेक्शन, इन वर्टिकल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल नहीं कैलकुलेट करना, हॉरिजॉन्टल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, पहले वर्टिकल कर लो फिर हॉरिजॉन्टल देखते हैं। हॉरिजॉन्टल नहीं, हॉरिजॉन्टल में तो इम्पल्स लगा होगा। फोर्स बताना है, हॉरिजॉन्टल में हम लोग इम्पल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, फोर्स नहीं कैलकुलेट कर सकते। हाँ प्रणव, कौन से कैसे सॉल्व करें इसको? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर दें या जे ले लें? जो भी बोलो उससे सॉल्व कर सकते हैं, बस ये बता दो। चलो ठीक है, लेट्स अज्यूम ये ओमेगा से घूम रहा है आफ्टर द कोलिजन, तो कितना फोर्स क्या होगा? अगर ये ओमेगा से घूम रहा है तो फोर्स हम लोग क्या लिखेंगे? हाँ शाक्यादीप, फोर्स अप्लाइड बाय द हिंज क्या होगा इन वर्टिकल डायरेक्शन? सर एक मिनट, क्या? सर एक मिनट, आवाज आ रही है क्या किसी से? सर एक मिनट। ओके ओके, ठीक है ठीक है। क्योंकि सर ओमेगा तो नेट हम लोग का और निकल, नहीं टॉर्क, टॉर्क कहाँ मिलेगा, हमें अल्फा तो चाहिए नहीं ना, क्योंकि नहीं सर, जस्ट मैं पूछ अगर रहा था अगर टॉर्क निकालेंगे भी तो इम्पल्स का कोई रोल होगा क्या उसमें? तुम टॉर्क निकालो कैसे ये बताओ। क्योंकि टॉर्क से क्या होगा, तुमको टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा मिलेगा, लेकिन जब ऐसा कोलिजन होता है कभी भी, जैसे मान लो एक कार जाके एक ट्रक को जाके टकरा गया या ट्रक आके कार से टकरा गया, तो क्या कार को एक्सेलरेशन मिलता है या अचानक से वेलोसिटी मिल जाता है? सर लास्ट में आपकी आवाज फेंट हो गई। जैसे मान लो एक ट्रक आ रहा है और कार को टकरा गया आके, एक कार से काफी स्पीड में आया ट्रक, कार से टकरा गया, तो कार को एक्सेलरेशन मिलेगा या अचानक से वेलोसिटी मिल जाएगा कुछ? अचानक से वेलोसिटी। अचानक से वेलोसिटी, तो जब भी ऐसे कोलिजन होगा तो हमें अचानक से वेलोसिटी मिल जाता है, या फिर अगर रोटेशन का बात करो तो एंगुलर वेलोसिटी मिल जाता है। तो वहां पर हमें अल्फा का कोई रोल नहीं है, बहुत कम इंटरवल के लिए फोर्स लगा है ना, तो अल्फा का कोई ऐसा रोल नहीं होता है वहां पे, अल्फा या एक्सेलरेशन का। ठीक है सर। तो ओमेगा तो हम लोग पहले जैसे मेथड से कर रहे थे वैसे ही निकालना ओमेगा। मतलब मेन प्रॉब्लम है कि ओमेगा के बाद कैसे आगे प्रोसीड करना।
एनीवन सर्वेश, अगर ओमेगा आ गया तो ओमेगा की टर्म्स में बता दो कि क्या लिखोगे आंसर फोर्स। मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में जस्ट फोर्स बैलेंस कर दो। तो वर्टिकल में एक तो 2 mg लग रहा होगा, और एक और कौन सा फोर्स होगा? हिंज फोर्स। हिंज फोर्स, हाँ हिंज फोर्स तो है ही, मतलब हिंज फोर्स विल नॉट बी इक्वल टू 2 mg। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करेंगे तो एक और कोई फोर्स है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक हिंज फोर्स होगा जो इस 2 mg को बचा रहा होगा, इसके अलावा एक और फोर्स होगा। इसके अलावा एक और फोर्स है। ऐसे मान लो तुमको ओमेगा निकल गया, तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा? सेंटर ऑफ मास का स्पीड ओमेगा इंटू L/2, राइट? सो अगर सेंटर ऑफ मास का स्पीड ओमेगा इंटू L/2 है, तो ये काइंड ऑफ हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक सर्कुलर मोशन में है, सेंटर ऑफ मास। यस और नो? एक सर्कुलर मोशन में ऑफ रेडियस L/2। ओके, तो अगर रेडियस L/2 है तो हम लोग क्या बोलेंगे? इस पर एक स्यूडो फोर्स लगना चाहिए, या फिर एक सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन होना चाहिए, तुम जो भी बोल दो। तो स्यूडो फोर्स विल बी m, क्या लिखे स्यूडो फोर्स, या फिर एक्सीलरेशन क्या लिखे? M omega square L square by 2 divided by L/2. ठीक है, so ओमेगा एक्सीलरेशन विल बी b स्क्वायर बाय r। ओमेगा स्क्वायर एल बाई 2। v स्क्वायर अपॉन r, दैट इज ओमेगा स्क्वायर L/2। तो हम लोग का फोर्स का आंसर क्या आएगा? F माइनस 2 mg इक्वल टू ma। ठीक है, तो F विल बी 2 mg प्लस m ओमेगा स्क्वायर L/2। और ओमेगा तो आई थिंक तुम लोग फाइंड कर ही लिए होगे। यहाँ पर m की जगह 2m पुट करना, क्योंकि मास 2m है। यहाँ पे भी तो ये बन गया F इक्वल टू 2 mg प्लस m ओमेगा स्क्वायर L। ओमेगा कैसे फाइंड करें? ओमेगा हो गया क्या या नहीं हुआ? ओमेगा बता दो। सर आपने इक्वेशन कैसे निकाला? ये एक्सेलरेशन है ना ऊपर की ओर, अगर मैं ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व कर रहा हूँ तो। अच्छा, तो आपने ऐसा लिया। ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व किया, अगर तुम उसके फ्रेम में सॉल्व करोगे तो वो स्यूडो फोर्स तो नीचे लगेगा, तो F विल बी 2 mg प्लस m ओमेगा स्क्वायर L जो भी है, m ओमेगा L/2 का होल स्क्वायर टू L/2। तो आपने वर्टिकल लिया सर, मैं हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल डायरेक्शन, हाँ वर्टिकल डायरेक्शन में वो बात है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्चुअली तुम फोर्स से निकालोगे, वो इंपल्स होगा। फाइन, ओमेगा आया, कितना आया? कौन से तरीके से करें? इम्पल्स वाले तरीके से करते हैं ओमेगा, क्योंकि नॉर्मल वाले तरीके से हम लोग कल किए थे। तो इम्पल्स वाले अगर तरीके से करें तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि इस पे जे इम्पल्स लगा और बॉल पे भी जे इम्पल्स लगा, एंड एज ए रिजल्ट दोनों जे इम्पल्स लगा, एज ए रिजल्ट ये ओमेगा से घूमना स्टार्ट कर दिया, और इस बॉल का स्पीड इधर की ओर v डैश हो गया। सो अगर हम लोग बॉल पे लिखें
for ball J equal to delta P, that is minus mv dash in I minus initial momentum is mv in I. बॉल पहले v स्पीड से आ रहा था, so initial momentum was mv in I. So J जो बन जाएगा J equal to minus m v plus v dash in I. ये बॉल पे J है. So रॉड पे J जो होगा वो m v plus v dash होगा. तो हम लोग रॉड पे क्या इक्वेशन लिख सकते हैं? फॉर रॉड J क्रॉस L इक्वल टू J क्रॉस L एंगुलर इंपल्स हो गया इज इक्वल टू m ml स्क्वायर बाई 3 I ओमेगा, राइट. तो यहां से हमारे पास बन गया ओमेगा इक्वल टू एल एल कैंसिल, ओमेगा इक्वल टू 3J बाई 2ml. अब क्या किया जाए इसके बाद? E के रिस्पेक्ट में इक्वेशन है. J को पुट कर देते हैं 3m v प्लस v डैश बाई 2ml, mm कैंसिल, ये बन गया 3v प्लस v डैश बाई 2l. ओके फाइन. अब क्या किया जाए? Velocity of separation approach. Okay, E is 1 is equals to velocity of separation upon velocity of approach. Velocity of separation क्या है? V minus V V dash. Sorry. V minus V dash. V plus. V plus V dash नहीं. हाँ. Velocity of approach is V. What is velocity of separation? Velocity of separation तो ये होगा ना, इस पॉइंट का स्पीड क्या हो जाएगा? ओमेगा एल. So velocity of separation will be omega L plus V dash ना, right? ये तो कल भी लास्ट क्लास में किया था हमने. तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा 1 इक्वल टू ओमेगा एल, ओमेगा को पुट कर दो, ये ओमेगा को ये पुट कर दो. तो ओमेगा एल दैट इज 3 टाइम्स ऑफ V प्लस 3V डैश बाई 2 प्लस V डैश बाई V. तो दिस इम्प्लाइज V इक्वल टू 3V by 2 plus 3V dash by 2 plus V dash. So this implies minus V by 2 equal to 5V dash by 2 or V dash equal to minus V by 5. Fine. So ऊपर पुट कर दो ओमेगा वाले फॉर्मूला में. So we will get omega equal to 3V plus V dash by 2L. That is 5 minus 4, 4V by 5 into 3 upon 2L. तो ये बन गया 12V by 10L. That is 6V by 5L. सर मार्क्स पे मास सर कुछ ओमेगा सेम है ना या अलग आया? हाँ ठीक है 6V by 5L ओमेगा. और एक बार ओमेगा मिल गया तो ओमेगा को ऊपर पुट कर दो, तुमको फोर्स मिल जाएगा. Then
नेक्स्ट होमवर्क इस चैप्टर इस कॉन्सेप्ट से एक होमवर्क खुद से ट्राई करना, आंसर मैं बता दे रहा हूँ। लेट्स से ये एक रॉड है, ग्रेविटी फ्री स्पेस नहीं, मतलब mg का रोल नहीं लेना है बेसिकली। एक बॉल आया, ये सेंटर है, यहाँ से L/4 पे एक बॉल आके हिट किया, बॉल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v यहाँ पर आके हिट किया एट डिस्टेंस L/4। यहाँ से L/2 पे एक और बॉल आया ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v और ये यहाँ हिट किया। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 0, इसका मतलब वो आके स्टिक कर गया। ठीक है, तो एज्यूमिंग कि ये फिक्स है, दिस इज फिक्स्ड, ये फिक्स्ड है, and both the balls hit the rod simultaneously, both the balls hit the rod simultaneously, find the loss in kinetic energy of the system, just after the impact, Answer is 11 mv0 square by 38। ये ट्राई करना है सो दैट तुमको ये याद रहे। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ नोट्स में। सर फिर क्लास एंड मतलब? नहीं, टॉपलिंग और वो बचा है ना अपना इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। चैप्टर खत्म हो गया, बस वो दो छोटा छोटा टॉपिक बचा हुआ है, वो बीच में हम लोग नहीं किए थे। नेक्स्ट हेडिंग है टॉपलिंग। ये नोट हो गया इसका क्वेश्चन? टॉपलिंग अरे यार मैं वीडियो नहीं ऑन कर सकता क्या? अगेन सर्वेश, मैं तुमको होस्ट बना के वापस रिज्वाइन किया था क्योंकि मैं वीडियो नहीं ऑन कर पा रहा हूँ। ओके, टॉपलिंग ये देखो, ये बॉटल। सो व्हाट इफ अगर मैं इस बॉटल पे, अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगाऊं इस पॉइंट पे, यानी और थोड़ा नीचे, तो फ्लैट सरफेस चाहिए, इस पॉइंट पे फोर्स लगाओ, ये तो भी गिर जा रहा है। वेट, कुछ और तुम लोग बस है क्या? मैं और पानी थोड़ा कम करके लाता हूँ।
कुछ नहीं हुआ। हाँ ओके, अब ये बॉटल को देखो। अगर मैं इस बॉटल पे ऊपर यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ, क्या हुआ? अब मैं इधर से लगाता हूँ तो तुमको ज्यादा क्लियर लगेगा। इस साइड से मैं फोर्स लगा रहा हूँ। अब बॉटल इस पॉइंट को देखना और इस पॉइंट को देखना जो कांटेक्ट में है, ये दोनों पॉइंट। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से फोर्स लग रहा हूँ टॉप मोस्ट पॉइंट से, तो देखो राइट साइड वाला क्या हुआ, ये वाला पॉइंट कांटेक्ट लूज कर दिया क्या? यस सर। राइट। अब जैसे ही ये वाला जो ऐसे ये गिर गया, इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं टॉपलिंग। टॉपल कर गया ये ऐसे। राइट। अब जब भी कोई ऑब्जेक्ट टॉपल करता है तो क्या होता है, इस ये वाला पॉइंट जिस पॉइंट पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं वो कांटेक्ट लूज कर देता है। तो कांटेक्ट लूज करता है तो अभी नॉर्मल अगर मेरा बॉटल रखा हुआ है तो हम लोग बोलेंगे कि नॉर्मल जो है वो उसके सेंटर पे लग रहा होगा, बीचों बीच। राइट। लेकिन जैसे ही ये इधर हुआ तो नॉर्मल कहाँ शिफ्ट हो गया? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इधर शिफ्ट हो गया। तो नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल सेंटर से इस साइड शिफ्ट कर जाएगा। ओके, क्योंकि वही पॉइंट कांटेक्ट में है और कोई पॉइंट तो कांटेक्ट में है ही नहीं। फाइन। वही यस अगर सर। मैं नीचे फोर्स लगाऊं तो क्या हो रहा है? बॉटल सीधा मूव कर रहा है। लेकिन थोड़ा और ऊपर करूं तो ये टॉपल कर जाएगा, थोड़ा और नीचे करूं टॉपल कर रहा है, थोड़ा और नीचे करूं सीधा मूव कर रहा है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा जहां पर वो टॉपल करेगा, एक पर्टिकुलर हाइट आएगा जहां पर हम लोग फोर्स लगाएंगे तो वो मेरा ऑब्जेक्ट टॉपल कर जाएगा। राइट, ये फील आया? एक बार खुद से भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो घर पे। जैसे ज्यादा पानी मत भरना बॉटल में, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा पानी भर रखा था। तो अगर इतना पानी भरो तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर लगाओगे फिर तो वो डेफिनेटली टॉपल करेगा। राइट। सर अगर बॉटल पूरा फिल हो या फिर मतलब खाली हो तो उसमें तब भी तो वो मतलब अगर हम अपर मोस्ट पे लगाएंगे तो उसमें भी वही होगा, हाँ मतलब वो टॉपल कर जाएगा ना। वो टॉपल कहाँ करेगा वो उसके सेंटर ऑफ मास पे डिपेंड करता है। जैसे मैं तुमको ऐसे केस बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट से मैं इस बॉटल को एक रेक्टेंगुलर प्लेट मानता हूँ या फिर एक क्यूबिकल ब्लॉक मान लेता हूँ let's say। तो इस ब्लॉक पे क्या क्या फोर्स लग रहा होगा? एक तो mg फोर्स लग रहा होगा। राइट। लेट से इसका ये वाला लेंथ a है और ये वाला लेंथ b है। तो अब टॉपल करने के लिए एक मिनिमम फोर्स भी रिक्वायर्ड होगा जिसपे वो टॉपल करेगा। तुम हल्का सा कैप को पुश कर दोगे तो क्या वो टॉपल कर जाएगा? नहीं। तो टॉपल करने के लिए एक फोर्स, एक मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड होगा। तो जैसे मान लो ये एफ, मैं मान रहा हूँ एफ। सर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा लगेगा ना। नहीं नहीं, उस पे आ रहे हैं वो उसको थोड़ी देर बाद आते हैं। टॉपलिंग स्लाइडिंग वाला चीज उस दोनों पे। अभी एज्यूम करते हैं कि नॉर्मल टॉपल का बात करें तो क्या होगा? ये किधर टॉपल करेगा? ये इधर घूमेगा या इधर घूमेगा? सर क्लॉकवाइज घूमेगा। ब्लॉक क्लॉकवाइज घूमेगा। तो अगर ये टॉपल करना है इसको तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा इस टाइप का। राइट। अगर टॉपल करना है तो वो थोड़ी देर बाद ऐसे हल्का घूम जाएगा। तो अगर घूम गया तो पूरा का पूरा नॉर्मल क्या होगा? यहाँ से पास करेगा क्या? मैं हल्का सा जस्ट स्लाइटली घुमाया हूँ, इतना ज्यादा भी नहीं, बिल्कुल हल्का सा घुमा के देख रहा हूँ। तो पूरा का पूरा नॉर्मल, बहुत कम, पूरा नॉर्मल क्या होगा? जिस जो इन कांटेक्ट में वहां पे पास होने लगेगा। राइट। यस नो? सर एक बार आप रिपीट कर दीजिए। हाँ देखो, अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो बस एक ही बचा ना प्रथम यहाँ पे। यस जैसे ही सर। वो ऊपर घूमा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक ही बचा। बॉटल एक इसमें देखे थे कि एक साइड, जिस साइड से मैं फोर्स लगा रहा था वो वाला कांटेक्ट सरफेस लूज कर दिया था। राइट। यस सर। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि पूरा का पूरा नॉर्मल इधर शिफ्ट हो जाता है। इस फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट।
अब जरूरी नहीं है जैसे ही टॉपल करेगा तो नॉर्मल शिफ्ट होगा, अगर टॉपल करने का टेंडेंसी हुआ तो फिर नॉर्मल सेंटर से थोड़ा दूर हो जाएगा, जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा शिफ्ट कर जाए, अगर जस्ट टेंडेंसी है तो। अगर टॉपल करना स्टार्ट कर दिया है तो फिर नॉर्मल पूरा एंड पे शिफ्ट कर जाएगा। अब इस पॉइंट पे बैठ जाओ क्योंकि इस पॉइंट से नॉर्मल पास कर रहा है। सो एमजी इसको किधर रोटेट करना चाहता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज। सो टॉर्क ड्यू टू एमजी इज क्या साइड लेंथ क्या माना था, ए, हाँ, is a by 2 into mg, and torque due to F is equals to b into F, right? mg एक current torque है out of the plane and F current torque है into the plane. If torque due to force is greater than torque due to mg, इससे कारण क्या होगा? Object will topple, right? क्योंकि mg उसको बचा रहा है गिरने से और फोर्स जो है वो उसको गिरा रहा है, तो अगर फोर्स का टॉर्क ज्यादा हो गया कंपेयर टू एमजी तो वो टॉपल कर जाएगा। अगर टॉर्क ड्यू टू एमजी is greater than torque due to F, object will remain, object will not topple, object will not topple. Fine. तो टॉपलिंग क्लियर हुआ क्या होता है? सर फोर्स और ये इक्वल हो गए तो टॉर्क ड्यू टू फोर्स और टॉर्क ड्यू टू एमजी इक्वल हुआ तो जस्ट Yes, उसका sir. टेंडेंसी होगा टॉपल करने का और नॉर्मल पूरा का पूरा शिफ्ट कर जाएगा। ओके सर। इस केस में नॉर्मल नॉर्मल will be at rightmost point, will be at rightmost point. इस केस में नॉर्मल will be between center and rightmost point, rightmost point. और अगर जस्ट बराबर हुआ तो object will just have tendency, object will have tendency to topple and normal will be at rightmost point. Normal will be at rightmost point. Fine. कोई दिक्कत? नो सर। ओके अच्छा अब देखो ये तो हम लोग टॉपलिंग का कंडीशन पढ़ लिए। सेम चीज में स्लाइडिंग के लिए क्या कंडीशन है? जैसे ये mg है, ये F फोर्स लगाया, नॉर्मल कहीं यहाँ से पास कर रहा है लेफ्ट से, जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा टॉपल कर जाए, नॉर्मल कहीं दूर से पास कर जाए और इसमें फ्रिक्शन लग रहा होगा लेट्स से म्यू एन। सो फॉर स्लाइडिंग कंडीशन क्या है? F शुड बी ग्रेटर देन म्यू एन। तो हमारे पास केस आता है कि जैसे मैंने F फोर्स लगाया तो पहले टॉपल करेगा या पहले स्लाइड करेगा?
सो नेक्स्ट लिख लो, टॉपलिंग बिफोर स्लाइडिंग, टॉपलिंग बिफोर स्लाइडिंग। अगर टॉपल करना है पहले, दिस इम्प्लाइज, टॉपल करने के लिए क्या कंडीशन था, टॉर्क ड्यू टू एफ शुड बी ग्रेटर देन टॉर्क ड्यू टू mg एंड फोर्स शुड बी लेस देन म्यू एन, राइट। अगर स्लाइड नहीं करना है, टॉपल करना है बट स्लाइड नहीं करना है। एंड नेक्स्ट वन इज स्लाइडिंग बिफोर टॉपलिंग, स्लाइडिंग बिफोर टॉपलिंग। सर So फोर्स toppling, शुड बी लेस देन म्यू एन। हाँ तभी तो वो Okay, स्लाइड नहीं करेगा ना। हाँ हाँ सर। सॉरी, हाँ फोर्स अगर ग्रेटर हुआ तो फिर तो स्लाइड कर जाएगा ना। ओके, तुमको मूव नहीं करना है, तुमको आगे ट्रांसलेट नहीं करना है। बिफोर स्लाइडिंग मतलब ट्रांसलेट नहीं करना है तुमको पहले टॉपल कर जाना, जैसे ही फोर्स लगेगा टॉपल कर गया, ठीक है। जैसे तुम अपना एग्जांपल लो, तुम्हारे तुम्हारे माथे पे कोई बहुत जोर से फोर्स लगाया, तो तुम क्या सीधा नीचे गिर जाओगे या तुम पीछे जाओगे? तुम पीछे जाओगे ना, सर या सीधा नीचे गिर हाँ जाओगे? पीछे, नहीं सर पीछे जाऊंगा। और पर डिपेंड मतलब करता है अगर जैसे, सर पैर, सर वो पोजीशन पे भी तो डिपेंड करेगा ना कि हाँ मतलब मैं खड़ा एग्जैक्टली कैसे हूँ। एग्जैक्टली। अगर जैसे मान लो स्विमिंग पूल के बाजू में हो, तुम देखे होगे वीडियो, बहुत सारे लोग ऐसे हाथ रखते हैं हेड पे और स्विमिंग पूल में गिरते हैं प्रॉपर ऐसे घूम के पैर सटा के, राइट। वो देखे हो? जिनको स्विमिंग हाँ आता है वो सर। ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो वो तुम ऐसे टॉपल कर गए वहां पे, मेरे पास भी होगा ऐसा कुछ वीडियोस, ठीक है, अभी दिखाऊंगा। तो वो टॉपल हुआ। लेकिन अगर तुमको नॉर्मल ग्राउंड पे कोई माथे पे जोर से फोर्स लगाए तो तुम पीछे जाओगे, तुम ऐसा गिरोगे क्या? यहाँ तुम खड़े हो, पता चला तुम सीधा ऐसे नीचे गिर के यहाँ लेट गए, ऐसा होगा क्या? नहीं ना होगा। नहीं सर, चांसेस कम। हाँ, तो वही मतलब आइदर दो चीज हो सकता है। तुम नॉर्मल बॉटल का एग्जांपल लो, तुम बॉटम बॉटल पे फोर्स लगाए तो हो सकता है कि बॉटल धीरे धीरे आगे चला जाए। जैसे मैं अगर बहुत कम पानी भरा हूँ बॉटल में, तो बॉटल आगे चला जाएगा सीधा। लेकिन अगर बहुत ज्यादा पानी भरा हूँ तो थोड़ा सा फोर्स लगाऊंगा तो वो सीधा गिर जाएगा, राइट। तो वो डिपेंड करेगा सिचुएशन क्या है। तो मुझे टॉपल करना है बट स्लाइड नहीं करना है। स्लाइड नहीं करना है मतलब आगे मूव नहीं करना। नेक्स्ट इज स्लाइडिंग बिफोर टॉपलिंग। तो तुमको टॉपल नहीं करना है, टॉपल नहीं करना है मतलब टॉर्क ड्यू टू फोर्स शुड बी लेस देन टॉर्क ड्यू टू mg, टॉपल नहीं करना है। बट स्लाइड करना है तो फोर्स शुड बी ग्रेटर देन म्यू एन। तो तुमसे कोई कोई कंडीशन दे सकता है कि फोर्स का ये वैल्यू है और डिस्टेंस यहाँ है, mg ये है, तो बताना है कि टॉपल बिफोर स्लाइडिंग होगा या स्लाइडिंग बिफोर टॉपलिंग होगा, बता दोगे? फाइन। यस सर। कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन करेगा, समझ में आ गया ये? सर एक क्वेश्चन। क्वेश्चन, लेट्स से ये क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड है, ये सरफेस पे रखा हुआ है। मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया इस पॉइंट पे, एफ फोर्स। लेट्स से डायमेंशन क्यूब है, लेट्स से डायमेंशन इज 10 सेंटीमीटर क्रॉस 10 सेंटीमीटर क्रॉस 10 सेंटीमीटर एंड मास इज कितना हो गया 0.1, मास इज 2 kg लेट्स से। मैंने फोर्स लगाया, जाओ क्वेश्चन थोड़ा अच्छा करने दो, ऐसे तो इजी हो जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 1/3 and F is, let's say, 10 न्यूटन। F is 10 न्यूटन। F का पोजीशन नहीं पता, F कहाँ लगा रहे हैं ये मुझे नहीं पता, कि साइड पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ। फाइंड X so that ऑब्जेक्ट
topple before sliding if possible. मतलब हो सकता है रैंडम डेटा दिया हो, पॉसिबल नहीं भी हो, क्वाइट पॉसिबल हो सकता है. यहाँ ब्लॉक स्लाइड कर सकता है क्या? स्लाइड कर सकता है, स्लाइड कर ही जाएगा, नहीं सॉल्व हो पाएगा. बट ऐसा क्वेश्चन कर लो, एफ फोर्स, एफ फाइंड करना है, फाइंड एफ सो दैट ऑब्जेक्ट टॉपल. फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ, minimum value of f so that object topples. जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा फोर्स लगा दोगे फिर तो वो टॉपल कर ही जाएगा. मान लो तुम्हारे माथा पे कोई बहुत जोर से ऐसा एक थर्ड दिया, फिर तो तुम गिर ही जाओगे सीधा घूम के. नहीं, किसी को एक्सपीरियंस करना है? नहीं एक्सपीरियंस सर. कहाँ पे कर सकते? नहीं. हाँ, एक्सपीरियंस कर सकते हैं ना. खड़े हो जाओ स्विमिंग पूल के बाजू में, अपने फ्रेंड को बोलो बहुत जोर से माथे पे एक दे, फिर मजा आएगा. क्या है आंसर? So this point is x square और बैठ जाओ. Torque due to forces F cross 0.1 should be greater than mg into 0.1 by 2. बस तुमको इतना करना है. So F in greater than equal to m कितना है 20 into 0.1 by 2. 0.01 कैंसिल हो गया. F should be greater than equal to 10 Newton. फाइन. Yes, sir. यहाँ पर भी तो तुमको म्यू एडजस्ट कर देगा और बोल सकता है जैसे यहाँ पर फ्रिक्शन कितना लग सकता है 20/3, दैट इज 6.66. तो इस केस में मेरा ऑब्जेक्ट डेफिनेटली स्लाइड करेगा, राइट. सो ऐसा तुमसे क्वेश्चन बोल सकता है कि एफ का वैल्यू पता नहीं, तुम बता सकते हो कि पहले इस केस में ऑब्जेक्ट स्लाइड करेगा या टॉपल करेगा. मैं अगर फोर्स को धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा हूँ तो पहले ऑब्जेक्ट टॉपल करेगा या स्लाइड करेगा? सर पहले स्लाइड करेगा. क्योंकि जैसे ही 6.66 न्यूटन होगा ऑब्जेक्ट स्लाइड कर जाएगा. अब मैं और बढ़ा बढ़ा के 10 तक वेट करूंगा, जब 10 आएगा तब तो ऑब्जेक्ट टॉपल करेगा, राइट. देन नेक्स्ट हेडिंग, कपलिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन. कपलिंग ऑन inclined plane. सर थोड़ा सा ऊपर कीजिए. अगर चाहो तो नोट करके लिख सकते हो. नोट, if f is increased slowly, f max is 20/3 Newton. If f is increased slowly, then object will slide first before toppling. Slide first before toppling. डन सर. Okay. Next is toppling on inclined plane.
अब जैसे देखो ये एक इंक्लाइन प्लेन है, अगर मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा, क्यूबिकल ऑब्जेक्ट, मैं उसको स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लेट्स से क्यूबिकल ऑब्जेक्ट रखा, तो अगर बहुत ज्यादा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा तो चांसेस है ना कि ये इस पॉइंट के अबाउट टॉपल कर जाए, यस नो, ऐसा घूम जाए अगर बहुत ज्यादा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, फील आ रहा है? यस सर। तो जैसे ही हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट इंक्लाइन प्लेन पे रखते हैं, ये कॉन्सेप्ट अभी जो बता रहा हूँ ये एनएलएम में डायरेक्टली में लगा ना, एनएलएम में नॉर्मल को सेंटर से ही पास कराना हमेशा। तो लेट्स से ये यहाँ है, तो इस पे क्या क्या फोर्स लग रहा होगा, एक लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, सो वन विल बी mg sin थीटा, वन विल बी mg cos थीटा, ये दोनों तो सेंटर पे ही लगेगा। अब तो इसका टेंडेंसी है टॉपल करने का, यस और नो, अगर थोड़ा सा भी इंक्लिनेशन है तो होता क्या है, नॉर्मल शिफ्ट कर जाता है, अगर पूरा नॉर्मल सेंटर से नहीं पास करता, नॉर्मल हल्का जिधर टेंडेंसी होगा रोटेट करने का उस साइड हल्का शिफ्ट कर जाता है, दिस इज नॉर्मल शिफ्ट, राइट। तो लेट्स अज्यूम नॉर्मल जो है वो x डिस्टेंस से शिफ्ट कर गया एंड दिस हाइट इज h, और कोई फोर्स लग रहा होगा, फ्रिक्शन, ठीक है। तो सबसे ज्यादा टेंडेंसी इस पॉइंट के अबाउट टॉपल करने का है, तो लेट्स से मैं इस पॉइंट को कुछ नाम दे देता हूँ, क्या दे दूं, ओ, सो फॉर इक्विलिब्रियम नेट टॉर्क अबाउट O should be 0, टॉर्क किसका किसका आएगा O के अबाउट, एक mg sin थीटा का, एक mg cos थीटा का, और एक नॉर्मल का, राइट। यस और नो, यस। ठीक है। अब देखो, अब धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे एक टाइम आएगा जब मेरा इक्विलिब्रियम जैसे ही जस्ट वो टॉपल करने वाला होगा, तो नॉर्मल कहाँ शिफ्ट कर गया होगा, एकदम लेफ्ट मोस्ट पे, राइट, जस्ट वो टॉपल करने आया होगा। सर आपकी आवाज कट गई थी। हाँ, मतलब जब ऑब्जेक्ट मेरा जस्ट टॉपल करने वाला होगा, नॉर्मल कहाँ गया होगा, बिल्कुल लेफ्ट सर मोस्ट पे वो शिफ्ट तो करा राइट होगा, मोस्ट। ये ना नॉर्मल, when object is just about to topple, when object, right Pratham, just about to topple, तो इस केस में बस हमारे पास कौन से दो फोर्स के कारण टॉर्क आएगा, कौन कौन सा, mg sin थीटा और mg cos थीटा। तो फॉर इक्विलिब्रियम हम लोग क्या बोलेंगे, mg sin थीटा, mg sin थीटा इंटू h/2, ये mg sin थीटा के कारण टॉर्क हुआ, ये इसको इधर घुमाना चाहता है और mg cos थीटा इसको बचाना चाहता है, तो फॉर इक्विलिब्रियम कौन mg cos थीटा का टॉर्क, राइट, यस नो, मान लो ये टोटल लेंथ l है, तो mg cos थीटा इंटू l/2, फाइन। ये फील आ रहा है नहीं आ रहा, ये आ रहा है, सर
यस सर। ओके, तो हम लोग जो अगर मतलब गिरना नहीं है, इसको टॉपल नहीं करना फॉर इक्विलिब्रियम या फिर फॉर नो टॉपलिंग, जो भी, फॉर इक्विलिब्रियम लिख लो ज्यादा अच्छा, फॉर नो टॉपलिंग एम जी साइन थीटा को जो टॉर्क है जो उसको गिराना चाहता है वो कम होना चाहिए कंपेयर टू एम जी कॉस थीटा इनटू L/2, राइट? तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, एम जी कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा tan थीटा शुड बी लेस देन L/H, और एट for just topples, tan theta is less than equal to L/H. For just topple situation, tan theta is equals to L/H. सर ये एल कौन सा है, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। L is ये लेंथ, ये जो ब्लॉक का ऐसा वाला लेंथ है ना ये, तो mg cos theta into L/2 टॉर्क हो जाएगा ना, mg cos theta के कारण। मैं ओके बहुत ही बात कर रहा हूँ, राइट? सर थोड़ा सा नीचे। Then जो हमारे पास सिचुएशन क्या होगा, तीन सिचुएशन बनाना अलग अलग एंगल का। सो लेट्स से ये कम कोई एंगल है छोटा सा थीटा, ये मेरी आवाज आ रही है? हेलो, जस्ट मिनट, ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हुआ। हाँ मेरी आवाज आ रही है? यस। ओके, तो ये थीटा है, इससे थोड़ा ज्यादा एंगल है यहाँ पे, जैसे दिस इज अल्फा, और इससे और ज्यादा एंगल है यहाँ पे, और मुझे ये दिया हुआ है tan अल्फा इज इक्वल्स टू L/H। तो इस केस में क्या होगा, tan थीटा इज लेस देन L/H, ये एंगल बीटा है, tan बीटा इज ग्रेटर देन L/H। ये इंक्लिनेशन दिख रहा है ना, फाइन। तो अगर मेरा इस केस में यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पर tan थीटा लेस देन L/H है, L इज दिस डिस्टेंस and H is this distance, so नॉर्मल जो होगा वो कहीं यहाँ से पास करेगा बीच से, उसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल से। अगर अगर बराबर हुआ जस्ट L/H के, तो नॉर्मल मेरा यही से पास करेगा, और अगर tan बीटा ग्रेटर देन L/H होगा तो क्या होगा, इट विल टॉपल, नॉर्मल पूरा का पूरा इधर शिफ्ट होके ऑब्जेक्ट विल टॉपल।
It will topple. सर ये क्या है सर? मैं तो समझा नहीं आप। मैं हाँ। फिर देखो मैं यहाँ पे प्रूफ क्या किया हूँ, अगर मुझे टॉपल नहीं करना है, ठीक है, ये वाला फिगर देखो, टॉपल, जस्ट टॉपल करने का टेंडेंसी क्या होगा, टॉपल करने से जस्ट पहले नॉर्मल पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया होगा यहाँ पे, राइट। अब mg sin थीटा जो है, ये इसको इधर घुमाना चाहता है, ये इसको टॉपल करवाना चाहता है। मैं ओ के अबाउट देखता हूँ इस पॉइंट के को, तो दो ही फोर्स है, एक mg sin थीटा का टॉर्क आएगा, एक mg cos थीटा का टॉर्क आएगा। mg cos थीटा उसको बचाना चाह रहा है, टॉपल नहीं करने देना चाहता, राइट। और mg sin थीटा क्या करना चाहता है, उसको टॉपल कराना चाहता है। सो अगर टॉपलिंग ना हो, फॉर नो टॉपलिंग, mg sin थीटा का जो टॉर्क है वो छोटा होना चाहिए कंपेयर टू mg cos थीटा के टॉर्क से, राइट। यस बस मैंने टॉर्क छोटा कर दिया तो मुझे कंडीशन मिल गया कि tan थीटा जो है वो लेस देन l बाई h होना चाहिए। ओके, ओके तो अगर tan थीटा लेस देन l बाई h है जैसे पहले वाले केस में, तो मेरा ऑब्जेक्ट टॉपल नहीं करेगा, वो नॉर्मल बीच में कहीं पर होगा। राइट, अगर tan थीटा इक्वल टू l बाई h होगा तो नॉर्मल पूरा का पूरा शिफ्ट कर जाएगा और ऑब्जेक्ट का जस्ट टेंडेंसी होगा टू टॉपल, और अगर उससे ज्यादा हुआ तो ऑब्जेक्ट में टॉपल कर जाएगा। ओके ओके, क्वेश्चन। ये एंगल दिया हुआ है, एक इंक्लाइन प्लेन है ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 60 डिग्री। यहाँ पे एक कोन रखते हैं ऐसा, मतलब सॉलिड होगा तो प्रॉपर अच्छे से रखे हुए कोन। एक कोन है, इसका रेडियस है r और हाइट है h। Let's assume it to be a solid cone of mass capital M. Find maximum ratio of h by capital H by capital R, so that object does not topple. Object does not topple. सर वो पता कैसे चलेगा कि वो मैक्सिमम रेशियो होगा कि मिनिमम रेशियो? अभी सोचो एक बार, सॉल्व करोगे तो तुम्हें दिख जाएगा। सॉलिड कॉन का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है? हाँ सर, सॉलिड कॉन का सेंटर ऑफ मास किसी को याद है? एच बाई आर लेस देन, नहीं मेरे पास जो आंसर है वो थोड़ा अलग है। प्रथम, सॉलिड कॉन का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? ये सब याद रखना है, h by 4। अगर h/4 होता है। हाँ दिवाकर, तो सॉलिड कॉन का सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा एट ए हाइट ऑफ h by 4। तो इसको गिराना कौन चाहता है नीचे? mg sin थीटा। और इसको बचाना कौन चाहता है? mg cos थीटा। सोचो आगे। और जस्ट गिरने वाले टेंडेंसी में सारा का सारा नॉर्मल यहाँ शिफ्ट हो गया होगा और फ्रिक्शन यहाँ होगा, तो टॉर्क कौन से पॉइंट के अबाउट बैलेंस करना होगा?
लेफ्ट मोस्ट। लेफ्ट मोस्ट नॉर्मल वाले। तो इसका अगर मुझे मैक्सिमम रेशियो चाहिए ताकि ऑब्जेक्ट टॉपल ना करे, तो कौन बड़ा होना चाहिए? इसका टॉर्क सर ज्यादा होना रेडियस। चाहिए। हाँ, mg cos theta into r should be greater than, बचाना should be greater than mg sin theta into h by 4, right? So mg gets cancelled, यहाँ से आएगा मैक्सिमम रेशियो ऑफ h by r पूछा है ना, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा r by h should be greater than equal to tan theta by 4, और this implies r by h should be greater than equal to tan 60, tan 60 is root 3 by 4। सर उल्टा मांगा था। हाँ, तो अगर h by r निकालना है तो क्या होगा? h by r is less than equal to 4 by root 3। तो इससे कम होना चाहिए, मतलब ये मेरा क्या हुआ, h by r का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? h by r max is equals to 4 upon root 3। ठीक है, तुमको डायरेक्टली दिख गया ना कंडीशन की इससे छोटा होना चाहिए, तो मैक्सिमम वैल्यू 4 by root 3 हो गया। हाँ, जो डाउट था मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा वो समझ में आ गया। यस सर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन होमवर्क, फिर इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे आते हैं। लेट्स से ये एक इंक्लाइन प्लेन है, tan थीटा क्या आया था, L by H आया था ना, tan theta should be less than L by H। Let's say this length is L and this length is 2L, so tan theta should be less than 1 by 2। नहीं, tan theta should be less than 2। So let's say this angle is 45 degree, तो क्या ये ऑब्जेक्ट टॉपल करेगा? ये ऑब्जेक्ट टॉपल करेगा, यस नो? tan theta is tan 45 1 बन रहा है, which is less than L by, sorry यहाँ पर L कर लो, L by H, तो which is less than, उससे छोटा है, तो ऑब्जेक्ट विल नॉट टॉपल। और मेरा नॉर्मल कहीं यहाँ पे होगा, एकदम एक्सट्रीम तक नहीं पहुंचा होगा, कहीं यहाँ पे होगा। क्वेश्चन इज फाइंड x। अगेन होमवर्क, इसका आंसर मुझे नहीं पता, सॉल्व करना आ जाएगा, मैच कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। फाइन। नेक्स्ट एक छोटा सा हेडिंग दे दो, तुरंत का काम है, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन हम लोग उसको बोलेंगे, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, लेट्स से एक रॉड रोटेट कर रहा है with a velocity v and angular speed omega। Let's say, for example, जिसका वेलोसिटी बेसिकली 0 उस इंस्टेंट पे। फॉर एग्जांपल एक रॉड है, ये रोटेट कर रहा है v स्पीड से और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है। जस्ट अ मिनट, ओके स्क्रीन आ रहा है? हाँ यस सर।
तो जैसे एक रॉड है v स्पीड से घूम रहा है और इसका ओमेगा है v/2r, ठीक है, v/2l, ये सेंटर है, रॉड का लेंथ l है। तो एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा होगा इस रॉड पे जिसका स्पीड 0 होगा, राइट। जैसे अगर ये v से जा रहा है तो सारे पॉइंट v से जा रहे होंगे आगे, और अगर ये ओमेगा से घूम रहा है तो इस पॉइंट का स्पीड ओमेगा इंटू l/2 आगे होगा, इस सब पॉइंट का ओमेगा x डिस्टेंस के हिसाब से। तो डेफिनेटली ऊपर में कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जिसका वेलोसिटी v पीछे हो जाए ड्यू टू ओमेगा x, और वो पॉइंट इंस्टेंटेनियसली, दिस पॉइंट at this moment this point is at rest, right? अगर उसका वेलोसिटी v हो जाए ओमेगा l के कारण, so let's assume this distance as x, so omega is v/2l into x should be velocity, so this implies x equal to ये पॉइंट नहीं आएगा, x equal to 2l आ गया। what does this mean? ये पॉइंट जो है वो रॉड पे नहीं लाई करेगा, कहाँ लाई करेगा? सेंटर से 2l डिस्टेंस ऊपर, यहाँ पर कोई एक पॉइंट होगा जिसके अबाउट मेरा ऑब्जेक्ट प्योर रोटेशन में, फाइन। बेसिकली उस पॉइंट का वेलोसिटी मुझे जीरो करना है, ओके। ओमेगा को मुझे 2v/l लेना चाहिए था, तो आंसर l/2 आ जाता, l/4 आ जाता, ऐसा कुछ, फाइन। सर एक और एक्सप्लेन कीजिए। देखो मैं तुम्हें दूसरा ऐसा देखा था, जैसे मान लो एक रॉड है, ठीक है, ये v से आगे मूव कर रहा है और ओमेगा से घूम रहा है, तो यहाँ से x डिस्टेंस पे कोई एक रैंडम सा पॉइंट लो, तो इसका स्पीड v आगे होगा ड्यू टू ट्रांसलेशन, राइट, और ओमेगा x पीछे होगा ड्यू टू रोटेशन। अगर इस पॉइंट का नेट स्पीड एट दैट इंस्टेंट 0 हो गया, इसका मतलब v इक्वल टू ओमेगा x हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे एट दैट मोमेंट दिस पॉइंट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इसी को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि एट दिस मोमेंट का बात कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ से वेलोसिटी बाई ओमेगा कर दो, तुमको x मिल जाएगा, कहाँ पे वो आएगा। और अगर ये प्योर उस इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इससे तुम बहुत सारा फायदा उठा सकते हो। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली उस पॉइंट के अबाउट हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लगा दो, एंगुलर मोमेंटम डायरेक्टली आई ओमेगा लगा दो उस पॉइंट के अबाउट, दोनों सेम आंसर आएगा, करके देखना एक बार, फाइन। अभी फिलहाल सबको या नहीं है? तरीका होता है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन फाइंड करने का। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, लेट्स से ये ऑब्जेक्ट है, या फिर ऐसा कुछ ले लो, ये रॉड वाला क्वेश्चन तुम लोग किए हो कि किसी इंस्टेंट पे थीटा है, इस पॉइंट के वेलोसिटी और इस पॉइंट के वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन किए हो ना, बहुत सारे मेथड से, राइट। v1 v2 में रिलेशन क्या होगा। तो हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन फाइंड करने का एक और तरीका है कि उस पॉइंट का जो वेलोसिटी है ना, उससे पे परपेंडिकुलर डालो। अगर मान लो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है तो उस पॉइंट पे परपेंडिकुलर डालो, मेरा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इसी लाइन पे लाई करेगा। तो जैसे ये वेलोसिटी है यहाँ पे ऊपर वाले में,
तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इसी लाइन पे लाई कर सकते हैं हमेशा। सिमिलरली इस वाले पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर डालो, तो मेरा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इसी पॉइंट लाइन पे लाई कर सकता है। तो देखो ओवरऑल तुमको क्या मिल गया, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन ये मिल गया डायरेक्टली। इस एक्सिस के ऊपर मेरा रॉड रोटेट कर रहा है। तो एक अलग मेथड है टू फाइंड इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, axis of rotation, draw perpendicular to the direction of velocity, the point at which they meet, the point या फिर direction of velocity. Instantaneous axis of rotation will lie on that axis only. Instantaneous axis of rotation will lie on that line only. That line only. Fine. अब देखो इसका फायदा क्या हो सकता है, जैसे मान लो अगर मुझे पता चल गया ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है, लेट्स से दिस लेंथ इज एल, तो ये लेंथ क्या हो जाएगा एल cos थीटा, और ये लेंथ हो जाएगा एल sin थीटा। तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं v2 इक्वल टू ओमेगा इंटू एल cos थीटा, और v1 को हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा इंटू एल sin थीटा। v2 बाई v1 ले लो, v2 बाई v1 इज cot थीटा। यही आंसर तुम्हारा उस स्टार्टिंग में भी आया था, और किसी मेथड से भी सॉल्व कर लो, यही आंसर आ जाएगा। फाइन। इस पे ऐसा डायरेक्टली क्वेश्चन तुमको नहीं मिलेगा, और रेयरली कभी मिलेगा या रेयरली कभी आएगा। एक लास्ट क्वेश्चन कर लो, जैसे मान लो ये एक रॉड है, इसका स्पीड 5 है, इस एंड का स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ होगा? लेट्स से लेंथ इज 2 मीटर, सो वेयर विल बी द एक्सिस ऑफ रोटेशन? रॉड से पास, यहाँ पे सर रॉड से पास करता हूँ। जरूरी नहीं है डॉट पे ही हो, डॉट के बाहर भी हो सकता है। अच्छा ये बताओ लेफ्ट में होगा या राइट में होगा या डॉट के बीच में होगा? डॉट के बीच पॉसिबल है क्या? अगर मान लो डॉट के बीच में होता और कोई ऐसा ओमेगा होता, तो इस पॉइंट का स्पीड नीचे होना चाहिए था, इस पॉइंट का स्पीड ऊपर होना चाहिए था। ओमेगा एल राइट, ओमेगा L1 ओमेगा L2, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इस हिसाब से सोचो किधर होगा, लेफ्ट में रॉड के या राइट में? पहला स्टेप मैंने परपेंडिकुलर बना दिया, दूसरा स्टेप देखो, अगर यहाँ हुआ तभी तो ऐसा पॉसिबल है ना, क्योंकि अगर मान लो इस एक्सिस के बोर्ड ओमेगा से रोटेट कर रहा है,
तो इसका स्पीड, इस वाले इंड का स्पीड ओमेगा इंटू एक्स होगा, दैट इज 2, और इस वाले इंड का स्पीड ओमेगा इंटू एक्स प्लस एल होगा, दैट इज 5। अभी पॉसिबल है, राइट? दोनों का रेशियो ले लो, x अपॉन x प्लस एल इज 2 इज 2/5। तो यहाँ से हम लोग x निकाल सकते हैं, राइट? और x इक्वल टू 4/3 मीटर। फाइन, कोई दिक्कत? रॉड से टच होगा। सेकंड पेपर फिर से बोलना जोर से। सर आपको ऊपर से पता चल कि रॉड से ही पास होगा, तो वो एक सेकंड रॉड से ही पास होगा, क्योंकि अभी ऊपर वाले में देखा ना कि मुझे वेलोसिटी से परपेंडिकुलर डालना है इस सर्टेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन फाइंड करने के लिए। तो ये वेलोसिटी 5 ऊपर है, ये 2 ऊपर है, तो मुझे रॉड से ही पास करता है, एक लाइन बनाना परपेंडिकुलर, राइट? अगर मान लो ऐसा कुछ हुआ, ये एक रॉड है, इसका इधर की ओर स्पीड 5 है, और इसका ये एंगल दिया हुआ है 37 डिग्री, और मुझे इस वाले एंड का ऊपर की ओर स्पीड दिया हुआ है, लेट्स से 5 नहीं, इसको 10 कर दो, लेट्स से ये 10 है, और इसका ऊपर की ओर स्पीड दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड, और लेंथ है 2 मीटर। इसका इधर की ओर स्पीड नहीं पता, तो पहले तो v बता दो, v क्या होगा? हाँ सर्वेश, v क्या होगा? और 6 6 फाइन। मेरी आवाज भी सही आ रही है ना? हाँ फाइन। तो यहाँ पर इस पॉइंट का देखो, ऊपर की ओर स्पीड 8 है, इधर की ओर स्पीड 6 है। अब डेफिनेटली अलोंग द रॉड तो वेलोसिटी सेम ही होना चाहिए, तो इस पॉइंट का इधर की ओर स्पीड भी 6 रहेगा, ठीक है? तो जब भी रॉड की केस में हम लोग इंस्टैन्टेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन देखेंगे, तो अलोंग द रॉड वाले वेलोसिटी का मुझसे कोई मतलब नहीं है, मुझे वो लेना ही नहीं है। जो रॉड के परपेंडिकुलर है 8 और 4, मुझे बस उसका बात करना है। तो अगेन इंस्टैन्टेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कहीं इस लाइन पे लाई करेगा, मान लो यहाँ पे एट अ डिस्टेंस x, छोटे वाले की साइड लाई करेगा ऑफ कोर्स। सो अगेन ओमेगा इनटू x इज 4 एंड ओमेगा इज 2 प्लस x इज 8। रेशियो ले लो, x अपॉन 2 प्लस x इज हाफ, 2x इक्वल टू 2 प्लस x, और x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2। तो मुझे रॉड के अलोंग द रॉड जो वेलोसिटी है उसी कारण तो वो ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है, उसी कारण वो रोटेटरी मोशन हो ही नहीं रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, just a minute, हाँ सर मतलब हर एक केस में जहाँ इंस्टेंटेनियस एक्सिस होता है वहाँ पे क्यों आप ओमेगा पकड़ते हो, किसी दूसरे जगह भी हो सकता है ना? नहीं, इंस्टैन्टेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होगा ना, उसके बाद तो मुझे पता है ना कि अगर उस टाइम एक्स डिस्टेंस पे है तो वेलोसिटी ओमेगा एक्स ही होगा, और इंस्टैन्टेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन हमेशा जो वेलोसिटी होगा उसके परपेंडिकुलर ही लाई करेगा, ठीक है सर? अब देखो ये एक चीज, इसको तुम वीडियो से समझो, वो ज्यादा क्लियर करना है। ये देखो ये पेंसिल, और ये कितना 9 o'clock हो ही गया, ओके। ये पेंसिल है,
अब जैसे मान लो ये ऐसे रोटेट ऐसे घूम रहा है, इस एंड का स्पीड ज्यादा है, इस एंड का स्पीड कम है, तो ये क्या होगा, ये ऐसे घूम जाएगा, राइट। तो ये फील आ रहा है कि उस इंस्टेंट पे ये कहीं यहाँ पर जो एक्सिस होगा उसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है, ऐसा फील आ रहा है क्या? हाँ सर। राइट, उसके अबाउट रोटेट किया ये इधर कहीं पे। तो मुझे इस पेंसिल का इधर का जो वेलोसिटी है उसका बस ये वाला कंपोनेंट चाहिए। सिमिलरली इस वाले पॉइंट का भी बस ये वाला कंपोनेंट चाहिए। उन दोनों को ज्वाइन करेंगे, फिर इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन निकाल लेंगे। फाइन। ओके, किसी को कोई दिक्कत इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन में? No. ठीक है, तो ये एक बार वापस से ट्राई करना। नेक्स्ट क्लास में सॉरी नेक्स्ट क्लास में HCMA सॉल्व करके आओ। पहले HCMA के डाउट्स करेंगे और कुछ क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस के फॉर फर्स्ट आवर एंड फॉर नेक्स्ट 1 आवर हम लोग SHMA स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। आज की क्लास में किसी को कोई डाउट कहीं पे भी? No. ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। बाय सर। Thank you, sir.